हेलो प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों हैं। नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। अध्याय है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण एक जीवन का, हमारे लाइफ का एक अहम हिस्सा है, एक महत्वपूर्ण पार्ट है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण वह तरकीब है जिससे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल लिया जाता है, यानी बिजली बनाई जाती है। ठीक, अब बिजली बनाई जाती है, बिजली का बाद में यानी इलेक्ट्रिसिटी का बाद में हम अपने लाइफ में प्रयोग करते हैं। यानी आज की तारीख में अगर समझें तो ये जो बिजली बन रही है, जो बिजली चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब विद्युत चुंबकीय प्रेरण का चमत्कार है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की जो प्रक्रिया है वो क्या है? वो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। बिल्कुल सरल सी बात है। अब ये घटना कब हुई और ये शुरू कब से हुआ? ठीक, तो इतिहास बताता है एनसीईआरटी के मुताबिक 1820 में दो वैज्ञानिकों के नाम आते हैं। देखिए यहाँ पे एक आता है जोसेफ हेनरी और एक आता है माइकल फैराडे। 1830 माइकल फैराडे इंग्लैंड और जोसेफ हेनरी अमेरिका। यानी 1830-20 के बीच की यह बात है। 1820 कहें, 30 कहें। ठीक, एक तरफ अमेरिका में एक वैज्ञानिक का नाम आता है, एक तरफ इंग्लैंड में नाम आता है। और क्या कहा? परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र बंद कुंडलियों में विद्युत धारा उत्पन्न करता है। ये बात पहले प्रयोग से देखी गई कि अगर चुंबकीय क्षेत्र बदलता है बंद कुंडलियों में तो विद्युत धारा उत्पन्न करता है। ठीक, ये बात आई 1830 में। उसके बाद प्रयोग आए फैराडे व हेनरी के प्रयोग, और उन प्रयोगों में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार कुंडलियों में धारा उत्पन्न करता है, इस बात पर कुछ प्रयोग हुए। हम समझेंगे इनको, किस प्रकार ये प्रयोग हुए और धारा किस कारण से उत्पन्न होती है। दो बातों पर हम विचार करेंगे। ये तो हमने पता लगा लिया कि फैराडे और माइकल फैराडे और जो है हेनरी, तो यह नियम जो परिभाषित होंगे वो माइकल फैराडे के नियम, यानी फैराडे के नियम जो है वो परिभाषित होंगे। फैराडे का नियम आएगा, उसके बाद लेंज का एक नियम आएगा दिशाओं के लिए। ये दो नियम आएंगे यहाँ पे इस अध्याय के अंदर। और इनमें जो मेन नियम है जो हमें पढ़ना है वो है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। ठीक, सबसे पहले हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर एक विचार करते हैं कि भाई विद्युत धारा उत्पन्न क्यों होती है, हमें इस बात को समझना पड़ेगा। ठीक, तो इसे हम कैसे समझते हैं? देखो, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, चैप्टर का नाम लिख देते हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये तो हो गया हमारा चैप्टर का नाम। ठीक, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? अंग्रेजी में बोलते हैं इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चलिए अब शुरू करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र बदलने से जो प्रयोग है, कुंडलियों में जो प्रवाहित धारा है, प्रेरित धारा, प्रेरित विद्युत धारा जिसे कहते हैं, वो क्यों उत्पन्न होती है, उसके कारण पर विचार करते हैं। ठीक, तो कुंडली बना लेते हैं। सबसे पहले तो एक कुंडली बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, यूँ। और इस कुंडली को हम एक परिपथ से जोड़ लेते हैं, जिस परिपथ में केवल अमीटर हो, केवल अमीटर हो, यानी या तो अमीटर हो या गैल्वेनोमीटर हो। गैल्वेनोमीटर यानी सिर्फ ये बता दे कि धारा है, या फिर ये बता दे कितनी धारा है। अमीटर हो, ये कुंडली है। ठीक, अब इस कुंडली के पास अगर किसी छड़ चुंबक को लाया जाए या इससे दूर ले जाया जाए, दोनों बातें हैं। मान लीजिए छड़ चुंबक है, ये इसका नॉर्थ और ये इसका साउथ ध्रुव है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ठीक, अब मान लीजिए इस
छड़ चुंबक को इसके पास लाया जाए, ऐसे इस तरह चलाया जाए मान लीजिए इसको, तो चुंबक के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस में से पास होना चाहिए, यानी इसमें से होके गुजरना चाहिए। ये पहली शर्त है। मान लीजिए मैं इस छड़ चुंबक को ऐसे चलाऊं कि इस कुंडली में से चुंबकीय क्षेत्र पास ना हो, ठीक। तो ध्यान रहे, ये पहली बात है कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई बंद कुंडली या बंद लूप या कोई चालक रखा हो तो ये शर्त पहली है कि उसमें से वो चुंबकीय क्षेत्र गुजरना चाहिए, बदलना चाहिए उसके अंदर, ठीक। अब कैसे नहीं बदलेगा मान लीजिए, तो कह रहा जी अगर इसको चुंबक को इस तरीके से चलाएं कि इसमें से जाने वाला चुंबकीय क्षेत्र जिस दिशा में जा रहा हो उसी दिशा में कुंडली खड़ी हो। मान लीजिए कुंडली को यूँ घुमाएं ऐसे ऐसे, और इधर से छड़ चुंबक लेके आएँ, तो छड़ चुंबक से जाने वाला चुंबकीय क्षेत्र कुंडली में नहीं घुसेगा, निकल जाएगा। तो उस केस में चुंबकीय प्रेरण नहीं होगा। कुल मिलाकर चुंबकीय क्षेत्र कुंडली में से होकर गुजरना चाहिए। अब उसके लिए ज़रूरी हो गया कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कुंडली में से होकर गुजरना चाहिए। मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र की कुछ रेखाएं इस तरीके से दिखा दूं मैं, नॉर्थ पोल से निकलते हुए ऐसे, तो बिल्कुल सरलता से बात समझ में आएगी, एकदम मज़े मज़े में। देखिए ये दो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं ये मैंने बनाई ऐसे, और चित्रों पर आधारित व्याख्या इसे कहते हैं, चित्रों पर आधारित व्याख्या, यानी चित्र बनेंगे तो समझ में आएगा, ठीक। अब मान लीजिए इसे चला रहे हैं छड़ चुंबक को इस तरफ, तो चुंबकीय क्षेत्र देखिए इसमें बढ़ रहा है। अब अगर देखें इस कुंडली का जो क्षेत्रफल है वो वही है जो कहते हैं, जिस क्षेत्रफल में से ये चुंबकीय जो क्षेत्र है ये बढ़ रहा है वो उतना ही है। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस कुंडली के अंदर से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की संख्या, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की संख्या याद रहे वो बढ़ रही है, ठीक। उसको एक नया नाम देंगे, उसे कहेंगे चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की वह संख्या जो किसी क्षेत्रफल के तल के लंबवत उसमें से गुजरती हैं, उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स। वो भी परिभाषित करेंगे, उसको भी बताएंगे, बहुत बड़ी दुनिया है, चुंबकीय फ्लक्स निकालेंगे। कुल मिला के अभी इसे पास ले जा रहे हैं तो इसमें जो है चुंबकीय क्षेत्र बदल रहा है। वो कह रहे हैं कि बढ़ रहा है, जैसा कि हम देख रहे हैं। बढ़ रहा हो या घट रहा हो इससे मतलब नहीं, शर्त यह है कि बदलना चाहिए। अब क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र इसमें से अगर बदलेगा तो क्या होगा। देखिए आवेश, मुक्त आवेश जिसे हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, अगर ये चालक है, सबसे पहली शर्त क्या है इसकी कि यह है चालक, चालक कुंडली। अगर यहाँ पे कुंडली अचालक हो, यानी मान लीजिए प्लास्टिक के तार की, रस्सी की, या किसी की लकड़ी की, किसी और की अचालक कुंडली लगा दे तो क्या थोड़ी ना धारा प्रवाहित होगी। सब दूसरी शर्त क्या हो गई कि चालक होनी चाहिए, यानी कंडक्टर होना चाहिए। चालक में क्या ऐसी चीज़ होती है जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है, वो शर्त पूरी होनी चाहिए। कहता है जी चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। चालक के अंदर कौन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक एक चीज़ को समझते चलेंगे और मैं पूरी की पूरी कहानी आपको बता दूंगा। चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो अपनी मर्जी से विभिन्न दिशाओं में चालक के अंदर घूम रहे होते हैं, विभिन्न दिशाओं में घूम रहे होते हैं, अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, कोई जिधर चाहे घूम सकता है। अब होता क्या है, अगर किसी आवेश के पास पहले से कोई वेग है, यानी अगर कोई आवेश चल रहा है पहले से और हम वहाँ पर कोई चुंबकीय क्षेत्र लगा देते हैं तो एक बल काम करता है। चुंबकीय क्षेत्र में एक बल काम करता है, यानी आवेशित जो कण है उस पर एक बल लग जाता है अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में उसको रख दें। तो जाहिर सी बात है कि ये बल बाद में लॉरेंज के बल से परिभाषित भी हुआ।
ये बल जो है बाद में लॉरेंज के बल से परिभाषित भी हुआ। लेकिन सामान्य बात, यहाँ कोई सूत्र न लिखते हुए हम सिर्फ इतनी बात करते हैं कि अगर कोई कण, आवेशित कण चल रहा हो, उस पर एक चुंबकीय बल लग जाता है। ठीक, यह चुंबकीय बल बदलेगा क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है। यह चुंबकीय बल बदलेगा क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है। बल के बदलने के कारण, बल के परिवर्तन के कारण जो आवेशित कण हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, वो एक विशेष दिशा में चलने लगते हैं और ये दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के हिसाब से तय होती है। यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, इसके अनुसार ही मुक्त इलेक्ट्रॉन के चलने की दिशा तय होती है, क्योंकि उन पर एक बल, चुंबकीय बल लगने लगता है। इस चुंबकीय बल जो इन मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगता है कि प्रतिक्रिया के रूप में इस चालक पर भी एक बल गति की विपरीत दिशा में लगने लगता है। इसे कहते हैं प्रतिक्रिया बल। देखो, सारी बातों को समझना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिक्रिया बल लग गया विपरीत दिशा में, चालक को हम चला रहे हैं इस दिशा में, तो ये जो दिशा है ये क्या है, ये है चालक की गति। याद रहे, कोई भ्रम पैदा ना हो, कोई भी भ्रम पैदा ना हो। अगर थोड़ा सा भी कंसेप्ट हिल गया, थोड़ी सी भी बात अगर छूट गई, तो समझो सारा छूट गया, ये मान के चलो। तो बात यहाँ तक पहुँच गई कि अगर इसको किसी चाल से, किसी वेग से या किसी तरीके से लाया जाए तो इलेक्ट्रॉन पर जो चुंबकीय बल पहुँचा, उसके प्रतिक्रिया स्वरूप एक प्रतिक्रिया बल इस पर भी लगता है। यानी ये चक्कर, एक क्रिया और प्रतिक्रिया का चक्कर शुरू हो गया है। यहाँ से जब आप इसे चलाते हैं, आप करते हैं इस पर यांत्रिक कार्य, यांत्रिक कार्य। यह यांत्रिक कार्य, क्योंकि इसके बदले में अब इलेक्ट्रॉन एक विशेष दिशा में चलना शुरू हुए, ये बदल गया विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा। और इलेक्ट्रॉन अगर एक दिशा में, खास दिशा में चलना शुरू हुए, तो उसके कारण यहाँ पर एक विद्युत धारा उत्पन्न हुई, यानी एक प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हुई, जो इस अमीटर में आपको दिखाई देगी या गैल्वेनोमीटर में आपको दिखाई देगी। तो कारण बड़ी आसानी से समझ में आ गया, बड़ी आसानी से हमने इस बात को अब समझ लिया, क्योंकि बात मेरी पूरी हो गई है। क्या बातें हुई कि आवेशित जो कण हैं, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, ये उसी के दम पर होगा। अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, चालक नहीं है, तो नहीं होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के पास वेग हो, जबकि हम जानते हैं कि जालक के अंदर, चालक के जालक, चालक का जालक, दो बातें हैं, एक है चालक और एक है क्या, जालक। ध्यान रखना है, चालक का जालक। देखो मैंने लिख दिया, चालक का जालक। जालक बोलते हैं लैटिस, यानी वो खाली जगह जहाँ पर परमाणु नहीं है, वहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से चल रहे होते हैं। तो वो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, वो इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक खास दिशा में चलने के लिए प्रतिबंधित किए जाएंगे, जिसके कारण ये धारा उत्पन्न होगी। और क्रिया हम करेंगे तो हम पर एक प्रतिक्रिया आएगी, यानी बाहर से पकड़ के इस चुंबक को चलाएंगे तो प्रतिक्रिया स्वरूप लगेगा, यानी हमें बल लगाना पड़ेगा, हमें इसे चलाने के लिए बल लगाना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। वही कार्य विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण की ये घटना ऊर्जा संरक्षण के नियम पर है। ध्यान रहे, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर है, पर आधारित। ठीक, अब यहाँ पर मान का घटना या बढ़ना, यहाँ पर जो भी धारा उत्पन्न होती है, तो यहाँ पर इस मान का घटना बढ़ना इन सारी चीज़ों पर निर्भर करता है। कितना ज़्यादा मजबूत, स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड लगाया, उस पर निर्भर करेगा। कितनी तेज़ी से आपने यांत्रिक कार्य किया, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कार्य किया, उस पर निर्भर करेगा। ठीक, ये चालक
इसकी चालकता कितनी है, इसका प्रतिरोध कितना है, उस पर भी निर्भर करेगा। सारी की सारी बातों पर ये चीज़ निर्भर करेगी। लेकिन फाइनली क्या होगा कि विद्युत धारा का जो मान होगा, जितनी प्रेरित विद्युत धारा है, उसका मान जो निकल के आएगा वो इन सारे कारणों पर निर्भर करेगा। और उसके लिए हम क्या करेंगे, अलग अलग केस बनाएंगे और अलग अलग सूत्रों को बनाएंगे। उन सूत्रों में वैल्यू डाल डाल के देखेंगे कि भाई धारा का मान इसमें कितना आता है। और यहाँ पर जो पोटेंशियल विकसित होगा, डेवलप होगा, इसके कारण हम उसका नाम रखेंगे क्या, प्रेरित विद्युत वाहक बल। और धारा का नाम क्या रखेंगे, प्रेरित विद्युत धारा। यानी अगर धारा की बात करें तो कैसी धारा है, इसमें आई मान लेते हैं, ये कैसी है, प्रेरित विद्युत धारा, प्रेरित विद्युत धारा। और जिसके कारण ये धारा चलेगी, जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, उसका नाम रखेंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, दो नाम नए हैं। देखिए, विद्युत धारा पहले से पुराना नाम है, विद्युत वाहक बल भी पुराना नाम है, लेकिन प्रेरण के कारण उत्पन्न हुए तो नाम जोड़ दिया प्रेरित विद्युत धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक, तो कारण समझ में आया कि क्यों होता है चुंबकीय प्रेरण। ठीक, अब चलिए अब शुरू करते हैं अगली बात। ठीक, अब हम बड़ी सरलता से फैराडे का जो विद्युत प्रेरण का नियम है उसको लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं, फैराडे का विद्युत प्रेरण का नियम। फैराडे का विद्युत प्रेरण का नियम। ठीक, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक, फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक, क्या है कि किसी बंद लूप में से अगर चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की कोई दर हो, चुंबकीय फ्लक्स बदलने का कोई समय के साथ कोई दर हो, तो विद्युत वाहक बल का परिमाण उसकी दर के बराबर होता है। यानी किसी प्रेरित विद्युत वाहक बल, ऐसे लिख सकते हैं, देखो, प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक, किसी बंद लूप में, ऐसे लिख सकते हैं, किसी बंद लूप में या बंद पाश में, है ना, प्रेरित विद्युत वाहक बल उसमें से होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के बराबर होता है। अब यहाँ देखिए, फैराडे का विद्युत प्रेरण का नियम हमने लिखा। अब यहाँ प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण, ये बात तुम्हें लगानी पड़ेगी, देखो बाद में लगाता हूँ इसको, का परिमाण, ऐसे
उसमें से होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ठीक, परिवर्तन की दर समय पर आधारित, समय अनुसार, यानी समय परिवर्तन की दर। ठीक, कैसी परिवर्तन की दर है? फ्लक्स के समय परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो यहाँ लगा देते हैं फ्लक्स के समय परिवर्तन की दर। देखो ये चीज़ आ गई। दो बातें महत्वपूर्ण रही, एक तो परिमाण है, एक समय परिवर्तन की दर, या समय के अनुसार परिवर्तन की दर, या समय अनुसार परिवर्तन की दर। तो समय का यहाँ लगना भाषा के अनुरूप नहीं है, समय को यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि परिवर्तन की दर में हम लगा देंगे सीधे सीधे समय। ठीक, अब ये बात है बिल्कुल सामान्य है, ये बिल्कुल सामान्य सी बात है। ऐसा हो रहा है, अगर एनसीईआरटी के मुताबिक नियम की परिभाषा लिखें तो हमें वही लिखनी है परीक्षा के अंदर। परीक्षा के अंदर हमें, अगर हम ऐसा लिखते हैं जैसा कि हमने अपनी सामान्य भाषा बनाई है, तो इसमें नंबर काटने वाले को मौका मिल जाता है। कुछ लोग नंबर काटने के पीछे पड़े रहते हैं, जो परीक्षाओं में कॉपी चेक करते हैं वो नंबर काटने के पीछे पड़े रहते हैं। हमने अपने हिसाब से बता दिया भाई ठीक है, लेकिन जो नियम पुस्तक में है, ठीक, हमें लिखना वही है जो का त्यों। ठीक, क्या कहता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण, देखो लिख के देता हूँ, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ, चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है। समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ये है प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है। अब इसमें क्या होता है, ये चीज़ कहाँ लागू होती है? ये कहती है किसी बंद पाश में, किसी बंद पाश में या किसी बंद लूप में इसे परिभाषित कर दिया जाता है। क्योंकि अगर कोई बॉडी आयतन के रूप में है, आयतन में इसे परिभाषित करें तो कहता है जी विद्युत वाहक बल के लूप बन जाते हैं। विद्युत वाहक बल के क्या बन जाते हैं? लूप। प्रेरण तब भी होता है, प्रेरित तब भी होता है। एक नाम आएगा ईडी करंट। ईडी करंट कैसे बनता है हम बात करेंगे, विचार करेंगे, लेकिन ये बात कहाँ कहाँ सीधे सीधे लागू होती है? किसी बंद पाश में। ठीक, कैसा बंद पाश होना चाहिए? चालक होना चाहिए, यानी कंडक्टर होना चाहिए। कोई तार का लूप बना लें, उसमें ये बात लागू हो जाती है। सूत्रों के अनुसार, अब सूत्र क्या बनेगा? विद्युत वाहक बल, है ना, इसको एप्सिलॉन से बनाया गया और माइनस लगाया गया डी फाई बी बटे डी टी। देखिए ये है, ये जो प्रतीक है, ये किसका प्रतीक है? ये है विद्युत वाहक बल का। और जो फाई है, ये किसका प्रतीक है? चुंबकीय फ्लक्स का। ठीक, अब यहाँ एक बात और जोड़ी गई, यदि पास में पास मतलब कुंडली में पास कुछ फेरे लपेट दिए गए हों, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो, तो यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो यही चीज़ कितनी हो जाती है? -n
डी फाई बी बाई डी टी, ऐसे। अब यहाँ पर जो माइनस का निशान है इसकी व्याख्या लेंज के नियम से हो जाती है। लेंज का नियम बता देता है कि ये जो है माइनस का साइन क्यों है। यानी अगर इसे डिफाइन करें, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण, ये परिमाण हटा दें, ठीक, प्रेरित विद्युत वाहक बल, ऋणात्मक प्रेरित विद्युत वाहक बल, परिमाण हटा दें तो चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है, ठीक। और अगर सही बनाएं तो ये माइनस लगेगा, ठीक। माइनस का निशान बताएगा, दिशाओं की जानकारी देगा, भाई किस दिशा में विद्युत वाहक बल होता है, किस दिशा में धारा प्रेरित होती है, ठीक। तो ये किसके नियम से परिभाषित होगा, ये होगा लेंज के नियम से इसकी व्याख्या होगी। हम पढ़ेंगे आराम से लेंज का नियम क्या होता है, आगे बात करेंगे इस बारे में। चलिए, ये तो थी सामान्य सी परिभाषाएं, और ये परिभाषाएं आप 10वीं क्लास में भी पढ़ चुके होंगे, क्योंकि प्रेरण की जानकारी 10वीं क्लास में है। जनरेटर वनरेटर चलाते हैं 10वीं में भी, विज्ञान के अंदर विद्युत धारा में ये सब चीज़ें छोटी छोटी आती हैं। यहाँ तक कोई खास बात नहीं है, यानी यहाँ तक हम मानेंगे हम 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, 12वीं क्लास वाली यहाँ तक कोई बात नहीं है। 12वीं क्लास यहाँ से शुरू होती है। 12वीं क्लास में ये चैप्टर कितना बड़ा रूप लेगा और कहाँ तक पहुँचेगा, ये बात यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि यहाँ से एक नई चीज़ आ जाती है, एक नई परिभाषा आ जाती है। ये देखिए, चुंबकीय फ्लक्स जो है, ये जो चीज़ है, ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे निकालते हैं, क्योंकि तो तय हो गया भाई चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर विद्युत वाहक बल है। विद्युत वाहक बल है तो पोटेंशियल डिफरेंस है। मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, कोई सेल जिसको देता है, मैक्सिमम जितना होता है वो क्या होता है, उसे क्या परिभाषित करते हैं, विद्युत वाहक बल करते हैं। ये हम विद्युत धारा में जान चुके हैं, ठीक। अब यहाँ पर फ्लक्स को निकालना, उस फ्लक्स में फिर विद्युत धारा को निकालना, विद्युत धारा के मान निकालना, उनकी दिशाएं देखना, किस दिशा में धारा प्रेरित होगी, एक बड़ी दुनिया यहाँ से खुल जाएगी, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। हम इस पे आते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स को हम कैसे देखते हैं, ये चीज़ क्या होती है। शुरू करते हैं। परिभाषा क्या है, अगर परिभाषा की बात करूं तो परिभाषा क्या है, मैं पहले परिभाषा लिख देता हूं। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स क्या प्रतीक है, फाई बी, ये है प्रतीक, ठीक। अब परिभाषा में क्या लिखते हैं, किसी पृष्ठ के लंबवत इसमें से होकर गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की संख्या, रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होती है। चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होती है। अगर बिल्कुल सरल सी परिभाषा की बात करूं, बिल्कुल देसी, बिल्कुल लोकल सी परिभाषा, घर घर की बात जैसी परिभाषा, तो बस सीधी है, किसी पृष्ठ के लंबवत इसमें से, किसमें से, पृष्ठ में से होकर गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की संख्या फ्लक्स के बराबर होती है। यानी चुंबकीय फ्लक्स वो
मान है चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की वो संख्या है जो किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल के लंबवत गुजरती हो, यानी जो पृष्ठ का तल है उसके लंबवत गुजरती हो। तो इसके लिए ज़रूरी हो जाएगा कि हम ये देखें पहले कि जो पृष्ठ है उस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो किस तरफ को होगा। अब मान लीजिए ये बोर्ड है, ये ब्लैक बोर्ड है, ठीक। इस ब्लैक बोर्ड में आप देख रहे हैं कि इसकी कुछ लंबाई है और इसकी कुछ चौड़ाई है, ठीक। अब मुझे आप ये बताइए कि ये ब्लैक बोर्ड आपको कहाँ से दिखाई देगा। पूरा ब्लैक बोर्ड आप कहेंगे सर हमें तो पूरा ही दिख रहा है ये हमें तो ये पूरा दिख रहा है। इसका मतलब हो गया सीधा कि इसका जो क्षेत्रफल का सदिश है वो या तो आपकी तरफ से इधर को है या बोर्ड से आपकी तरफ को है, यानी कुल मिला के तल के लंबवत क्षेत्रफल का सदिश है। बिल्कुल सिंपल सी सीधी सी बात है, देसी भाषा में बात है बिल्कुल। अगर मैं इस बोर्ड को इधर से देखना चाहूँ तो इसके तल में से देखना चाहूँ तो नहीं दिखेगा मुझे ये। यानी कोई भी क्षेत्रफल अगर आप देखना चाहते हैं, उसे पूरी तरह देखना चाहते हैं, तो आपको उसके लंबवत देखना पड़ेगा, उसको उसकी तल के लंबवत दिशा में देखना पड़ेगा। यानी क्षेत्रफल का जो सदिश है वो किसी भी क्षेत्रफल के तल के लंबवत होता है। अब इसमें बात आ गई, देखो मान लीजिए ये कोई प्लेट है, मान लीजिए ये कोई प्लेट है, ठीक। इसका क्षेत्रफल इसके तल के लंबवत मैं इस दिशा में परिभाषित कर दूं ए, ऐसे। और चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को या चुंबकीय क्षेत्र को मैं इस दिशा में पास करवा दूं, यूँ। ये क्या बना दिया मैंने, चुंबकीय क्षेत्र। ये भी सदिश राशि है, हम जानते हैं, ठीक। और इन दोनों के बीच में जो कोण है उस कोण को बता दूं कि भाई कोण जो है वो थीटा है। कितना कोण है, थीटा। तो चुंबकीय फ्लक्स दो तरीकों से परिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फाई बी, ये हो जाएगा बी डॉट ए, बिल्कुल सरल, बिल्कुल सीधा। और अगर मान में या परिमाणों में लिखें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी ए कॉस थीटा। अब चाहे यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, बात एक ही है, लेकिन निकालने में भेद है। जब निकालोगे तो इसमें भेद है। क्या भेद है, क्या फ़र्क है? देखिए, निर्भर करता है चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि के पदों में दिया है, एरिया सदिश राशि के पदों में दिया है, तो इससे निकलेगा। और अगर एरिया और चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण दिए हैं, उनके बीच का कोण दिया है, यानी तल के लंबवत एरिया हो गया, ये तो बात पक्की हो गई, ठीक। तो इससे निकलेगा। अब बात करते हैं इसके मात्रक की। इसका मात्रक क्या होना चाहिए? चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक है वो क्या होना चाहिए? मात्रक। किसका मात्रक? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। तो मात्रक क्या होना चाहिए? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है टेस्ला और क्षेत्रफल का मात्रक है मीटर स्क्वायर। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक हो गया टेस्ला मीटर स्क्वायर। अब इसको नया नाम दिया गया वेबर, यानी टेस्ला मीटर स्क्वायर को ही क्या कहते हैं? वेबर। इसी के कारण चुंबकीय क्षेत्र को भी एक नया नाम दे दिया गया। चुंबकीय क्षेत्र को क्या कह सकते हैं? चुंबकीय क्षेत्र है मान लीजिए बी, क्या कह सकते हैं इसको? इसे कह देते हैं वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। देखिए ये भी बन जाएगी बात। क्यों? फ्लक्स सो भाग कर दें क्षेत्रफल की इकाई से, क्षेत्रफल के मात्रक से, मीटर स्क्वायर से, ये भी बन जाएगी। यानी चुंबकीय क्षेत्र के भी दो मात्रक तैयार हो गए। एक हो गया वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये हो गया टेस्ला। और चुंबकीय फ्लक्स के भी दो मात्रक तैयार हो गए। एक हो गया, क्या हो गया भाई? एक क्या हो गया भाई? हाँ, एक हो गया वेबर, ठीक। एक हो गया टेस्ला मीटर स्क्वायर, ठीक। अब और समस्या कि साहब ये जो चीज़ है ये तो समझ में आ गया, इस पे वाले न्यूमेरिकल करा दो, छोटा सा इस पे भी करा दो ताकि पता लग जाए कि कहाँ किस सवाल में कैसे निकलेगा। चलिए शुरू करते हैं। इन पे दोनों पे एक
छोटा सा उदाहरण लेते हैं, निकाल के देखते हैं। तो सबसे पहले इस पर लेते हैं, सदिश निरूपण पर लेते हैं, फाई बी डॉट ए। ठीक, एक उदाहरण इस पर लेते हैं। बी को परिभाषित करते हैं कि बी किस दिशा में है। तो बी को मैं बताता हूँ, देखो कितना बी है। बी है 10 की घात -5 टेस्ला आई कैप, यानी एक्स अक्ष की तरफ है। ठीक, एरिया ये है 10 की घात -2 आई प्लस के कैप, और ये है मीटर स्क्वायर में। ठीक, ऐसा मामला है। जो एरिया है वो 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर है और आई प्लस के में है, यानी जो एरिया का तल है वो इस प्रकार खड़ा है कि उसकी लंबवत दिशा आई प्लस के की तरफ जाती है। ठीक, अब कहता है जी कितनी चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं इस क्षेत्रफल में से पास होंगी। ठीक, अब देखिए कैसे करते हैं, लगा दो सूत्र में, कोई दिक्कत नहीं है। कितना, 10 की घात -5 आई कैप, और डॉट कर देंगे इसके साथ, देखो डॉट करेंगे इसका 10 की घात -2 आई प्लस के, इसका डॉट कर देंगे। तो आप जानते हैं कि ये आई डॉट आई ये 1 होता है, ये होता है 1, और आई डॉट के 0 होता है, लंबवत। ठीक, क्योंकि सूत्र यही है, बी ए कॉस थीटा। ठीक, चलिए फिर 10 की घात -7 तैयार है, 10 की घात -7 तैयार है, और इसका मात्रक भी मेरे पास तैयार है, वेबर। ये हो गया भाई उत्तर। सिंपल, बढ़िया। चलो अब तो यहाँ से बात सही एकदम हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में बैठ गई कि भाई जो फ्लक्स है वो अदिश राशि है, लेकिन आता कहाँ से है, सदिश राशियों से। दो सदिश राशियों के अदिश गुणनफल से फ्लक्स आता है, वो एक अदिश राशि है, वो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की संख्या है जो किसी क्षेत्रफल के लंबवत पास होती है, उसमें से गुजर जाती है, बस सिंपल सी बात है। चलिए अब लेते हैं एक और उदाहरण, कैसे निकालें। दूसरे वाला तो तुम कर लोगे, सरल है सर, ये तो हमें पता चल ही गया, ये तो हम कर ही लेंगे, है ना। कहता है जी फ्लक्स बताओ, जो बी है वो है 5 गॉस, और जो एरिया है 10 की घात -3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक, और दोनों के बीच में जो कोण है, एरिया सदिश और इसके बीच में जो कोण है वो है 60 डिग्री। अब बताओ, कहता है फ्लक्स बताओ। सर ये गॉस सेंटीमीटर, सर यूनिट कैसे बदलेंगे सर? अरे बड़ी आसान बात है यार, इसको टेस्ला में बदल लेते हैं, क्योंकि गॉस वॉस में कुछ होने वाला नहीं है, टेस्ला में बदल लेते हैं। वेबर तक फ्लक्स लेके जाना है, तो क्या करें, 5 गुना 10 की घात -4 लगा लें, ले भाई बन गया टेस्ला। ठीक, इसे मीटर स्क्वायर में बदल लें, तो क्या करें, इसमें 10 की घात -3 के साथ 10 की घात -4 और लगा दो, ले भाई बन गया मीटर स्क्वायर। ठीक, क्षेत्रफल और क्षेत्रफल सदिश यानी तल के लंबवत, और बी में जो कोण है वो 60 है, तो लगा दिया फार्मूला, फ्लक्स हो गया बी ए कॉस थीटा। वैल्यू लगा दी बी की, कितनी बी की वैल्यू है, 5 गुना 10 की घात -4, क्षेत्रफल कितना है जी 10 की घात -7, बीच का कोण कितना है जी cos 60। ठीक, और किस में आ गया अब ये, अब आ गया ये वेबर, वेबर डब्ल्यू, तो ये बना दिया देखो।
5/2 गुणा 10 की घात -11, ये हो गया जी वेबर। चलो जी ये उत्तर ही हो गया, बस छोड़ दो, बता ज़्यादा झंझट में, ज़्यादा गुणा भाग नहीं यार, तुम कर लोगे इसमें, थोड़ा कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, आगे देखते हैं। और अब देखिए एक उदाहरण लेते हैं। एक आयताकार लूप, ये सवाल तुम्हें करना है तुम करोगे इसे, ठीक है। एक आयताकार लूप एक्स वाई तल में पड़ा है तथा चुंबकीय क्षेत्र जेड अक्ष से एक्स अक्ष की ओर 45 अंश का कोण बनाते हुए इस लूप में से गुजरता है। यदि चुंबकीय क्षेत्र B बराबर 5 टेस्ला तथा आयताकार लूप का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर हो, तो लूप में से होकर गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करो। लो भाई करो भाई करो। ठीक, अब सवाल पढ़ लो। एक आयताकार लूप एक्स वाई तल में बड़ा है तथा चुंबकीय क्षेत्र जेड पता कौन बनाते हैं इधर लूप में गुजरता है। यदि चुंबक क्षेत्र 5 टेस्ला तथा आयताकार लूप में गण। ठीक, चलो कर लो, सवाल लिख दिया, देखो कितना बढ़िया सवाल है। ठीक, मतलब थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जो त्रिविमीय संरचनाएं होती हैं, त्रिविमीय मतलब तीनों दिशाओं में संरचनाएं होती हैं, उनको थोड़ा समझना पड़ेगा। और वो समझ में आ जाएं, हमारे दिमाग में एक फ्रेम बन जाए, यार इधर एक्स इधर वाई इधर जेड होता है। इसीलिए इस तरह का उदाहरण मैंने लिया है। अब चलिए हल करके देखते हैं, इसका हल लेते हैं भाई उदाहरण है और ये इसका हल है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात, जो चुंबकीय क्षेत्र है 5 टेस्ला का है और जेड अक्ष से एक्स अक्ष की ओर, यानी कि हम मानते हैं कि जेड अक्ष तो धनात्मक जेड अक्ष है धनात्मक, क्योंकि हमने बताया नहीं माइनस, तो जेड अक्ष हो गया। ठीक, 45 अंश का कोण बनाते हुए लूप में से गुजरता है। लूप किधर है? लूप एक्स वाई तल में पड़ा है। एक्स वाई तल में अगर कोई लूप पड़ा है तो उसका जो क्षेत्रफल का सदिश है वो एक्स वाई तल के लंबवत होगा, यानी बिल्कुल सरल। सर ये तो बड़ा आसान सा लग रहा है मुझे, सर तो यार आसान सा सवाल है ये तो। सर देखिए, ये है x और ये है y, ये हो गया भाई z। ये सब ये तीनों कैसे दिए मैंने? धनात्मक है, पॉजिटिव वाले ले लिया मैंने। एक्स वाई तल में एक लूप पड़ा है, आयताकार लूप। चलो जी, ये आयताकार लूप एक्स वाई तल में पड़ा है भाई। लो भाई, ये आयताकार लूप एक्स वाई तल में पड़ा है। ठीक, अब इसका जो क्षेत्रफल है वो जेड अक्ष के अनुदिश होगा। ठीक, और जेड अक्ष से 45 डिग्री का कोण बनाते हुए, यानी इसका जो क्षेत्रफल है
वो जेड अक्ष के अनुदिश होगा। ये देखो जेड अक्ष के अनुदिश इसका क्षेत्रफल हो गया। और जेड अक्ष से 45 अंश का कोण बनाते हुए चुंबकीय क्षेत्र निकल गया। ये निकल गया जी चुंबकीय क्षेत्र, ठीक। और इन दोनों के बीच के कितना कोण है, ये जो कोण है इनके बीच में ये है थीटा। थीटा का मान क्या है 45 अंश। चलो भाई हो गया काम लो, ठीक। यानी जेड अक्ष से मान लीजिए तुम्हारी तरफ कौन है, जेड अक्ष है, लूप का एरिया तुम्हारी तरफ आ रहा है, और इधर कौन है एक्स अक्ष है, ऊपर कौन है वाई अक्ष है। तो जेड अक्ष से एक्स अक्ष की तरफ 45 अंश का कोण बनाते हुए क्या जा रहा है दोस्त, चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है, ठीक। तो एरिया का सदिश जेड अक्ष की तरफ आया क्योंकि लूप एक्स वाई तल में है, ठीक। तो क्या लग गया, बीच का कोण क्या हो गया, फिर यही हो गया 45। तो कितना फ्लक्स हो गया। अरे सर ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल था सर, ये तो बहुत सरल सवाल था। ये हो गया बी ए कॉस 45। चलो बी कितना है, बी 5, ए कितना है ये रहा, तो 5 गुना 10 की घात -2। अच्छा कॉस 45 का मान बताओ यार, 1/√2 और क्या है वेबर है, बस यही उत्तर है, सिंपल, ठीक। सर इसको सदिश रूप में करके दिखाओ। सदिश रूप में, वेक्टर में कैसे लिखेंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये तो। नहीं सर आसान है, कर दो। चलो मैं वेक्टर में करके देता हूँ, ठीक है। चलो तुम कह रहे हो तो वेक्टर में करता हूँ मैं फिर, ठीक है। तुमने कहा भाई वेक्टर में भी लिख के दिखाओ। चलिए एरिया का सदिश हमने देख लिया, एक्स वाई तल में एरिया है, तो एरिया का सदिश जेड अक्ष पर मान लेते हैं क्योंकि लंबवत होगा, या तो पॉजिटिव जेड अक्ष पे मानो धनात्मक में, या ऋणात्मक में मानो, ठीक। तो मान लिया एरिया का सदिश है 10 की घात -2 के कैप मीटर स्क्वायर। ओके, अब ये तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का सदिश कैसे लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का सदिश कैसे लिखोगे। चुंबकीय क्षेत्र का सदिश जेड और एक्स के बीच में है, तो जेड और अक्ष के बीच में अगर कोई वेक्टर लिखा जाता है तो वो कैसे लिखा जाएगा। अब ये मत कहना कि सर ये मुश्किल है, समझ में नहीं आवे, तुमने कहा है मैं लिख देता हूँ। देखो कैसे होगा, बी का मान क्या है 5 टेस्ला, और दिशा लगा देता हूँ I+K/2। 5 टेस्ला का है I+K/2। ये क्या है, ये वो दिशा है जो जेड और एक्स अक्ष के बीच में सदिश की दिशा होती है, ठीक। लग गई दिशा, ये हो गया टेस्ला, ठीक। अब इन दोनों का अदिश गुणनफल कर लो, अदिश गुणनफल। तो देखो ये गुणा होगा, ये गुणा होगा, और के के साथ के होगा, √2 आएगा, आंसर तुम्हारा वही आएगा, ठीक है। यानी बी को सदिश में मैंने लिख दिया, लेकिन इससे पहला जो तरीका था मेरा वो ज़्यादा अच्छा था, तुमने कहा इसलिए लिख दिया मैंने, ठीक। लेकिन फिर भी पक्का कर लो कि ये मैंने कैसे लिखा, दिशा सदिश मैंने कैसे लगाया। देखो जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस के बिल्कुल बीच में, ठीक। तो ये वेक्टर है, इस पे एक लगता है साइन, तो कितना कोण है साइन का 45, और एक लगता है कोस, उसका भी 45 है। दोनों का मान कितना होता है 1/√2। यानी आई और के दोनों 45 अंश के कोण पर दोनों चीज़ें बराबर होती हैं। तो इसलिए क्या किया, 1/√2 आई के साथ 1/√2 के साथ लगा दिया मैंने। एक पे लगा दिया साइन 45, एक पे लगा दिया कॉस 45। ये होते हैं अवयव, घटक बोलते हैं जिसको, और उसी के परिमाण से भाग कर दिया। बराबर लिया मैंने, 45 अंश पे है, एक मात्रक, एक यूनिट मैंने कहाँ ले ली जेड पे, और एक कहाँ ले ली मैंने एक्स पे, ठीक। उन दोनों को जोड़ा तो एक हो गया आई कैप, एक हो गया के कैप, बीच में, ठीक। परिमाण से भाग करना है तो कितना परिमाण होगा, 1 का वर्ग वर्गमूल 2, तो 2 से मैंने भाग कर दिया, वर्गमूल 2 से भाग कर दिया। तो सदिश बटे सदिश का परिमाण क्या बन गया, इकाई सदिश, यानी दिशा का सदिश, डायरेक्शन वेक्टर। वो मैंने इस 5 के साथ लगा दिया। परिमाण क्या है चुंबकीय क्षेत्र का 5, दिशा लगा दी। खैर ये मामला गणित का है थोड़ा सा,
और अगर इस बात को समझ लें आप, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए, ये उदाहरण मैंने अपनी तरफ से लिया और आप समझ गए होंगे कि फ्लक्स जो है दो तरीक़ों से, इन दोनों तरीक़ों से कैसे निकालते हैं। चलिए देखते हैं, समय हो गया है 50 मिनट। मिलते हैं अगली क्लास में, बिल्कुल यहीं से चलेगा, जो करते हो चलेगा, बस वीडियो को ऑन ऑफ करके मैं आ रहा हूँ, ठीक है।